हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का लिखा हुआ एक प्रयोगवादी उपन्यास है। इस उपन्यास को 2003 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। यह उपन्यास मानवता के दरवाजे पर इतिहास और समय की एक दस्तक है। दोस्तों, यह उपन्यास कमलेश्वर के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक बातों का ज्ञान उजागर करने वाला दस्तावेज है और पाकिस्तान बंटने की घटना को मिथक बनाकर आज लोगों के दिलो दिमाग में पलित अलगाववाद की भावना को रेखांकित करने का सफल प्रयास लेखक ने इस उपन्यास द्वारा किया है। दोस्तों, इसमें पाकिस्तान शब्द का प्रयोग भी लेखक ने प्रतीकात्मक रूप में किया है। आज के अध्याय में हम इस उपन्यास के विषय पर लिखे एक आलेख पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं कितने पाकिस्तान उपन्यास के विषय में कुछ बातें। कमलेश्वर अपने बहुचर्चित उपन्यास कितने पाकिस्तान में विभाजन से जूझ रहे समाज में मरणासन मनुष्यता के एक लंबे इतिहास को दिखाते हैं। और जो यह उपन्यास है उन्होंने वो मई 1990 में लिखना शुरू किया था और फिर इसका पहला संस्करण 2000 में आया था। तब से अब तक इसके कुल 20 संस्करण आ चुके हैं। दोस्तों, इस उपन्यास में कोई नायक नहीं है। स्वयं लेखक इस उपन्यास की भूमिका में लिखते हैं कि कोई नायक या महानायक मेरे सामने नहीं था, इसलिए मुझे समय को ही नायक, महानायक और खलनायक बनाना पड़ा। दोस्तों, जो इस उपन्यास का नायक है और खलनायक दोनों ही समय हैं। हालांकि इसमें कुछ पात्र भी हैं, जैसे मुख्य पात्र के रूप में अदीब नामक व्यक्ति है और अदीब शब्द का अर्थ होता है साहित्यकार। इसके अलावा इस उपन्यास में सलमा और अर्दली भी मुख्य पात्र के रूप में हैं। ये पात्र हमें मानवीय अवश्य हैं लिखते हैं, लेकिन ये प्रतीकात्मक अधिक लगते हैं। अब जो साहित्यकार यानी कि जो अदीब है वह इंसान वह इंसान होता है जो तमाम त्रासदियों में मानवता के अवशेष खोजता है। वह अपनी अदालत में इतिहास में हुई घटनाओं को सामने रखता है और अंतर्द्वंद से घिरा रहता है। सलमा इस उपन्यास में उस भावना की तरह है जिसे अदीब पाना चाहता है, पर तमाम बंधनों और रूढ़ियों ने उसका एक तरह से रास्ता रोक रखा है। और दोस्तों, जो सलमा है वो इस उपन्यास में काफी कम समय के लिए आती है, इसलिए इस पात्र का हमें इस उपन्यास में ज्यादा विस्तार नहीं मिलता है। और जो अर्दली है वह इस उपन्यास में सभी घटनाओं और ऐतिहासिक पुरुषों को अदीब की अदालत में हाजिर करने का काम करता है। और जब अदीब भावनाओं में बह जाता है तो वह उस पर नियंत्रण भी करता है। और यहाँ हम अर्दली को बुद्धि की भांति समझ सकते हैं, जो हमारे समक्ष हमारे तमाम ज्ञान को रखता है और जिसे फिर हम विश्लेषित करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो तीनों पात्र हैं वे एक तरह से धागे हैं जिनमें उपन्यास में चलने वाली तमाम बहसें पिरोई गई हैं। और दोस्तों, इस उपन्यास में कोई कथा नहीं है, वरन कई कथाएं हैं। अर्थात इसमें ऐसी कोई कथा नहीं है जो पूरे उपन्यास में हमें चलती हुई दिखाई देती है। इस उपन्यास में मुख्यतः इतिहास की तमाम घटनाओं और पात्रों को अदीब की अदालत में पेश किया गया है और फिर वहाँ उसमें जिरहें चलती रहती हैं। और यह इतिहास सिर्फ भारतीय महाद्वीप के नहीं है, वरन विश्व के उन हिस्सों के जैसे कोसोवो, पूर्वी तिमोर, सोमालिया, कश्मीर आदि की हैं, जहाँ सामाजिक और धार्मिक विभाजन के चलते हत्याएं हो रही हैं। और इस प्रकार कमलेश्वर पाकिस्तान शब्द का प्रयोग भी प्रतीकात्मक रूप से ही करते हैं, यानी कि इस उपन्यास में पाकिस्तान का अभिप्राय उस समाज और उस स्थान से है जहां भाषा, क्षेत्र, धर्म, जाति और विचारधारा आदि के नाम पर विभाजन और हिंसा हुई है। इस उपन्यास में मुख्यतः हमारे भारतीय इतिहास की दो घटनाओं को सामने रखकर बात की गई है। वो दो घटनाएं कौन सी है दोस्तों? बाबरी मस्जिद का विध्वंस और दूसरी है औरंगजेब का धार्मिक उन्माद, जिसके विषय में हम सभी जानते हैं। इसके अलावा इसमें कश्मीरी हिंदुओं के पलायन और देश के विभाजन की भी त्रासदियां दिखाई गई हैं। अयोध्या का समाज क्या बाबरी मस्जिद बन जाने से विभाजित हो गया था, या क्या उस मस्जिद का निर्माण ही बाबर ने कराया था?
इन सभी बातों को तथ्यों के माध्यम से लेखक हमारे समक्ष रखते हैं। साथ ही साथ विश्वनाथ मंदिर को गिराकर वहां पर मस्जिद बनाए जाने वाली घटना को वे अदीब की अदालत में पेश करते हैं और फिर हमें वहां कुछ नए तथ्यों का पता चलता है। लेकिन फिर यहाँ प्रश्न यह उठता है कि ये तथ्य कितने प्रामाणिक है, और यदि ये प्रामाणिक भी हैं तो फिर हमें क्यों नहीं पता, यानी कि जो सामान्य जनमानस है उनके मध्य ये तथ्य क्यों नहीं है। दारा शिकोह की हत्या का प्रसंग इतिहास के षड्यंत्रों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है और हमें यह भी दिखाता है कि मजहब का इस्तेमाल किस तरह मात्र सत्ता हासिल करने के लिए भी किया जाता है। धर्म, संप्रदाय आदि का प्रयोग हमेशा से ही सत्ताधारी लोग करते हैं और सामान्य जन जो हम जैसे लोग हैं वो तो बस इसकी चक्की में पिसते रहते हैं। दोस्तों, इस उपन्यास में लगभग 2-3 पेज आधा गांव उपन्यास का एक अंश है जहां एक हिंदू दोस्त अपने मुस्लिम दोस्त को कहता है कि जिस हिसाब से यहाँ दंगे बढ़ रहे हैं उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अब मुस्लिम दोस्त इसका उसे जवाब देता है कि तुम तो कह देते हो आसानी से, लेकिन मैं पाकिस्तान जाने का किराया कैसे जुटाऊंगा? तुमने तो कह दिया चल जा, लेकिन पाकिस्तान जाए का किराया भाड़ा भी जुट गया तो भी ये हमार खेतवा कैसे जाए पाकिस्तान? मतलब हमारा सब कुछ तो यहाँ पे है, हमने आधा जीवन यहाँ लगा दिया, तो मैं इस सबको छोड़कर कैसे चला जाऊं? एक बात यह भी है कि भारत में जो मुस्लिम समुदाय है वह विश्व के अन्य जगह के मुस्लिम समुदाय से अलग है। वो क्योंकि भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए हैं तो वो यहीं की संस्कृति जैसे ही बन गए हैं। और हमारे देश के भौगोलिक और सामाजिक दोनों विभाजन में अंग्रेजी हुकूमत का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। दोस्तों, उपन्यास में कहा गया है कि इन अंग्रेजों के बच्चों को सोचना चाहिए, सदियों पहले सौदागर की तरह सलाम करते आए थे, वैसे ही सलाम करो और अपने मुल्क लौट जाओ। पर जो कमा लिया वो तुम्हारी किस्मत, तुम ले जाओ, पर हमारा है वो तो खुशी खुशी छोड़ जाओ। दोस्तों, जैसा कि पहले ही कहा गया है कि यह उपन्यास मात्र भारत और पाकिस्तान की पीड़ा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उपन्यास हिरोशिमा का भी दर्द लेकर आता है, साथ ही साथ चीन और अफ्रीका का भी। मैं एक अंश पढ़कर सुनाती हूँ जो इस उपन्यास में हिरोशिमा के दर्द का। हिरोशिमा कहता है कि मेरे ऊपर जो परमाणु बम गिराया था वह दुर्घटना नहीं, युद्ध समाप्त करने के नाम पर सोचा समझा परीक्षण था, मानव जाति पर किया गया जघन्य आक्रमण। अरे दरिंदो, देखो मेरे इस शार हुए शरीर को, नागासाकी के शत विक्षत भूगोल को, माँ के कोख में विकलांग हो गई संतानों को, प्रचंड तापमान में पिघलकर वाष्प की तरह उड़ जाने वाले लाखों मनुष्यों को, घुटती सांसों में दम तोड़ती बेबस सांसों को, हिचक करती जिंदगी को। देखो मुझे, मैं हिरोशिमा हूँ, मैंने खुद झेला है मानव विनाश के मृत्यु को, परमाणु नाभिकीय संकट को, जन्म देने वाले जितने अपराधी हैं मैं उन्हें उनके कब्रों में चैन से सोने नहीं दूंगा। बड़ी भयानक घटना थी हिरोशिमा नागासाकी की। जब उन पर परमाणु बम गिराया गया था तो वहां की क्या हालत हो गई थी, यह हमें इस पैराग्राफ से स्पष्ट पता चलता है। दोस्तों, इस उपन्यास की भाषा और शैली भी काफी अलग है। चूंकि उपन्यास में अनेक जगहों के मिथक और घटनाओं का जिक्र हुआ है, अतः उपन्यास की भाषा में हमें वैसे शब्द भी देखने को मिल जाते हैं और हम देखेंगे कि उपन्यास में अधिकतर अरबी और फारसी शब्दों की भरमार है। इसकी शैली हमें एक स्वप्न की तरह लगती है, एक घटना के बाद कोई और घटना कहीं और से आ गई और फिर हमें अचानक से दूसरी घटना के साथ खत्म होने से पहले पहली घटना दिखाई देती है। अतः इसे पढ़ते वक्त पाठक कभी भी अपना ध्यान भटकने नहीं दे सकता और उसे अपने दिमाग में हर घटना को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वह आगे कहीं ना कहीं उसका इंतजार कर रही होगी। यानी कि आगे जब हम उसके बारे आगे की घटनाएं पढ़ रहे होंगे तो कहीं भी पहली दूसरी घटना का जिक्र हमें उसमें दिखाई दे जाएगा और उपन्यास के साथ ऐसा लगता है कि जैसे वे सब जुड़ जाती हैं। इस तरह यह उपन्यास विश्व भर के मानव की पीड़ा का चित्रण करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कमलेश्वर का जो यह उपन्यास कितने पाकिस्तान, यह एक काफी सशक्त उपन्यास है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में कितने पाकिस्तान उपन्यास पर एक आलेख पढ़ा। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। अगले अध्याय में हम कितने पाकिस्तान उपन्यास में लेखक ने किन शैलियों का प्रयोग किया है उसके विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे।
हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।